सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो सत्र 2021-22 में, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सत्र 2021-22 में कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले हैं। उन बच्चों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सत्र 2021-22 में RBSE ने अपना पाठ्यक्रम बदल दिया है। अब कक्षा 10 में जो आप अध्ययन करेंगे वो NCERT का पाठ्यक्रम होगा और उसको हमें पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम बदल गया, अभी तक बुक्स जो है विद्यालयों में नहीं पहुंची है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 10 में जो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में कौन कौन सी पुस्तकें होगी, उनमें किन किन रचनाकारों की रचनाएं संकलित है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 हिंदी, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी जो है, इनकी समस्त पाठ्य पुस्तकों के सभी रचनाकारों की संकलित रचनाओं का विषयवार विस्तृत अध्ययन हम सत्र 2021-22 में अपने इस YouTube चैनल पर करने वाले हैं। इसलिए आप बिना देर के इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 में कौन कौन सी हिंदी की पाठ्य पुस्तकें रहेगी। हम बात कर रहे हैं सत्र 2021-22 की, और 2021-22 में पाठ्यक्रम बदला है और पाठ्यक्रम बदल करके जो पुस्तकें लगी है NCERT का कोर्स लगा। इतनी जानकारी तो आपको होगी कि NCERT का कोर्स लगा है। अब जो कक्षा 10 है, इस कक्षा 10 में हिंदी जो विषय है, इस हिंदी विषय की कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी विषय की अगर हम पाठ्य पुस्तकें देखें तो दो पुस्तकें हैं, इसकी दो पुस्तकें हैं। एक तो है इसकी मुख्य पुस्तक, एक है इसकी सहायक यानी पूरक पुस्तक। तो दो पुस्तकों में पहली पुस्तक है अपनी, जो पहली पुस्तक है वो है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 ये अपनी मुख्य पुस्तक है, और इसकी यदि पूरक पुस्तक है, ये तो मुख्य पुस्तक है और ये पूरक पुस्तक है। पूरक पुस्तक की हम बात करें तो पूरक पुस्तक आपके है कृतिका। कृतिका भाग 2। यहाँ ये समझ लेना है कि भाग 2 इसलिए लिखा है यहाँ क्योंकि भाग 1 जो है आपके 9th क्लास में लग रहा है, और इसका भी भाग 1 9th क्लास में लग रखा है। इसलिए क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 ये दो पुस्तकें आपको सत्र 2021-22 से, जब तक NCERT का कोर्स लागू रहेगा तब तक इनका अध्ययन करना है। पिछला जो सिलेबस था उससे पहले NCERT का ही पाठ्यक्रम लगा रखा था, और पुनः अब जो है NCERT का पाठ्यक्रम लगा दिया है। क्षितिज भाग 2 में देखिए, पहले हम बार बार बात करते आते हैं कि जो पुस्तकों का जो नाम रखा गया है, जो पुस्तकों का नामकरण है, उनका शीर्षक है, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। यदि क्षितिज का अर्थ देखिए, क्षितिज का क्या अर्थ है? क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती व आसमान मिलते हुए
प्रतीत हो। अर्थात जब आप अपनी दृष्टि से दूर तक देखने की कोशिश करेंगे तब आपको लगेगा कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर आसमान और धरती दोनों मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में मिलते नहीं हैं, वो केवल आभास होता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलने का आभास होता है वो कहलाता है अपना क्षितिज। क्या कहलाता? क्षितिज। इसी प्रकार कृत्तिका का अगर हम अर्थ देखें, कृत्तिका का भी अर्थ अपने आप में बहुत गूढ़ और महत्व रखने वाला है। कृत्तिका यानी आप कह सकते हो नक्षत्र, स्टार, यानी नक्षत्र या स्टार हम लोगों से बात करते हैं कि उसके तो स्टार चल रहे हैं, यानी ये वास्तव में बहुत महत्व वाला नाम है कृत्तिका, जिसे नक्षत्र या स्टार कहते हैं। तो ये हमारी जो पुस्तकें कक्षा 10 में लगा रखी है, उन पुस्तकों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उनके नाम का अर्थ हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्षितिज पुस्तक में कौन कौन सी रचनाएं संकलित है और कृत्तिका पुस्तक में कौन कौन सी रचनाएं संकलित। ठीक है, क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है वो आपको देख लेना। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास पुराने पाठ्यक्रम की एक क्षितिज भाग 2 पुस्तक आपको नज़र आ रही होगी। ये बहुत पहले मैंने जो है संभाल करके रखी हुई थी, जो पुनः ये पाठ्यक्रम बदलने पर मैंने ढूंढ करके निकाल ली है। ये क्षितिज भाग 2 है। इसी प्रकार आप कृत्तिका भाग 2 देखें, ये देखिए ये कृत्तिका भाग 2 है, ये भी मैंने ढूंढ के रख रखी थी। तो दोनों पुस्तकें हैं जिनको मैंने आपको बताया है। इनका जो कवर पेज है वो हो सकता है नए पाठ्यक्रम में बदल जाए, लेकिन नाम यही रहेगा। अगर विषय क्रम देखें, हम क्षितिज में देखें, क्षितिज में क्षितिज भाग 2 में देखें तो जाहिर सी बात है, जैसे मुख्य पुस्तक के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है पद्य भाग या काव्य खंड और एक होता है गद्य भाग। तो यहाँ पर भी आपके इस क्षितिज में 2 खंड, 2 भाग हैं इसके, पद्य खंड, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड है, इसमें आपके कुल 9 कवियों की रचनाएं संकलित है। और जो गद्य भाग है इसमें आपके 8 कवियों की रचनाएं संकलित है। 8 कवियों की रचनाएं गद्य में है और 9 कवियों की रचनाएं पद्य में हैं। यदि हम बात करें तो आदिकाल की कोई रचना आपके यहाँ संकलित नहीं है। जो पहला पार्ट है आपका वो सूरदास का है, और यहाँ सूरदास की जो प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, और इस सूरसागर का एक अंश है भ्रमर गीत सार, और इस भ्रमर गीत सार से कुछ पद जो हैं आपके यहाँ संकलित हैं, कुछ पद इससे लिए हैं। सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत सार से कुछ पद लिए हैं। यदि आप सूरदास को देखें तो ये भक्ति काल के जो कृष्ण भक्ति शाखा थी उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरे आपके तुलसीदास जी हैं, इनकी भी जो रचना है रामचरितमानस, इस रामचरितमानस के बालकांड, 7 कांड है इसके, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। तो ये बालकांड से आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया है।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया है। तुलसीदास जी भी जो भक्ति काल की जो सगुण भक्ति शाखा चली उसकी राम भक्ति शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। यदि आप तीसरा पाठ देखेंगे तो देव हैं, ये आपके ये दोनों भक्ति काल के कवि हैं और देव जो हैं रीति काल के कवि हैं। देव रीति काल के कवि हैं और यहाँ से आपके कुछ कवित्व और सवैये लगा रखे हैं। कुछ कवित्व और सवैये देव के रीतिकालीन जो चकाचौंध थी उसका आभास करते हुए ये कुछ कवित्व और सवैये हैं। आपको जानकारी में होना चाहिए कि रीतिकाल में दरबारी साहित्य ज़्यादा लिखा गया, लेकिन यहाँ देव पर हल्का फुल्का उस दरबारी साहित्य का जो असर है। फिर आगे देखिए जयशंकर प्रसाद, जब आप आधुनिक काल में आ जाएंगे, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक काल की, और जब आधुनिक काल में आ जाएंगे तो आधुनिक काल में छायावाद जो चला 1918 से लेकर के 1936 तक, उस छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, इनका आत्मकथ्य शीर्षक नाम से एक कविता लगा रखी है। जब मुंशी प्रेमचंद के हंस पत्र में लोगों ने यह आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, तब इन्होंने आत्मकथ्य नाम से कुछ पंक्तियां लिखी कि मैं अभी इस योग्य नहीं हूं कि आत्मकथा लिख सकूं। इसी प्रकार देखिए जो पांचवा आपका कवि है जिनकी रचनाएं संकलित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं यहाँ संकलित है, एक तो उत्साह है और एक है आपकी अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह एक प्रकार का आह्वान गीत है और अट नहीं रही है जो फाल्गुन जो मास है उसकी मादकता का यहाँ वर्णन किया है। इसी प्रकार छठा कवि आप देखेंगे नागार्जुन, प्रगतिवादी कवि प्रमुख नागार्जुन है, और इनकी यहाँ एक कविता संकलित कर रखी है, यह है दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान और एक कविता और है फसल। दो कविताएं यहाँ संकलित कर रखी है। यहाँ जो बालक है जिसके दांत निकलने शुरू हुए हैं उसकी मुस्कान का वर्णन है, और यहाँ फसल किस प्रकार पकती है, उसमें किन किन लोगों का, किन किन प्रकृति के तत्वों का योगदान होता है, उसके बारे में वर्णन है। यदि सातवां देखेंगे आप तो जो सातवां कवि है गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता यहाँ संकलित है, छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी विगत के सुख को याद करके वर्तमान को दुखी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ मैं लिख देता हूँ आठवां जो आपके कवि है वो है ऋतुराज। ऋतुराज की एक कन्यादान कविता लगा रखी है, और एक माँ अपनी पुत्री को सीख दे रही है, वो पुराने जितने भी आदर्श उनसे हट करके ये सीख है। और नौवां अंतिम काव्य खंड का जो कवि है मंगलेश डबराल, इनकी एक कविता संगतकार, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो आपकी मदद कर रहा है वो संगतकार है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन जो मुख्य गायक होता है उसको प्रसिद्धि दिलाने में संगतकार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस भाव को लेकर के ये कविताएं लिखी गई है। 9 कवि आपके इसमें हो गए। अब देखिए जो 8 कवि आपके गद्य भाग के हैं उनके केवल मैं नाम बता देता हूँ। गद्य खंड, गद्य भाग, जिसमें देखिए एक स्वयं प्रकाश जो
अपने साहित्यकार हैं, उनका ही एक कहानी है नेताजी का चश्मा। बहुत अच्छी कहानी है, राष्ट्र प्रेम को इंगित करती हुई ये कहानी है कि केवल राष्ट्र प्रेम के लिए आपको सीमा पर जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा होना चाहिए। दूसरा जो 11वां पार्ट है, क्योंकि 9 तक यहाँ हो गए तो फिर 10वां नेताजी का चश्मा हो गया। 11वां देखिए, एक बाल गोविंद भगत जो राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, बहुत अच्छी रेखा चित्र शैली में ये लिखी गई रचना है। 12वां यशपाल का लखनवी अंदाज है, बहुत अच्छा व्यंग्य है ये। 13वां पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये एक संस्मरण है जो फादर कामिल बुल्के जिन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बना लिया था, उनके बारे में ये रचना है, संस्मरण है। 14वां मन्नू भंडारी की एक कहानी, ये भी हालांकि ये आत्मकथा का अंश है लेकिन उन्होंने कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। 15वां महावीर प्रसाद द्विवेदी की महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत अच्छा लेख है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। 16वां पाठ आपके यतीन्द्र मिश्र का है, नौबत खाने में इबादत। ये एक व्यक्ति चित्र है जिसमें जो प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उनके बारे में वर्णन है। और अंतिम आपका 17वां पाठ है बदंत आनंद कौशल्यायन, इनकी संस्कृति नाम से एक निबंध आपके यहाँ संकलित है। इस प्रकार क्षितिज में आपके कुल 17 पाठ हो गए। और एक दूसरी पुस्तक आपकी जो पूरक पुस्तक है, वो पूरक पुस्तक है, नाम मैंने बता दिया आपका, कृतिका। अगर इस कृतिका के बारे में बात करेंगे तो कृतिका में आपके 5 रचनाएं संकलित कर रखी है। कृतिका में कितनी रचनाएं? 5 रचनाएं, चूँकि सारी गद्य की विधाओं को लेकर के ये पूरक पुस्तक लिखी गई है। माता का अंचल, ये देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है, शिव पूजन साय द्वारा लिखित है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये बहुत अच्छी कहानी है जो कमलेश्वर ने लिखी थी, देख लेते हैं, देखें, बिल्कुल सही है, कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक। चूँकि नाक को हम इज्जत का प्रतीक मानते हैं तो ये भी एक व्यंग्य करती हुई बहुत अच्छी कहानी है। तीसरा जो आपके पाठ है वो साना साना हाथ जोड़ी, ये एक यात्रा वृत्तांत है, बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत है जिसमें पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, उसके सौंदर्य का वर्णन मधु कांकरिया ने बहुत अच्छे अंदाज में किया है। और जो अगला पाठ है चौथा, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें टुन्नू और दुलारी के बीच जो व्यक्तिगत प्रेम था वो अंत में किस प्रकार देश प्रेम में बदल जाता है, ये इस कहानी को पढ़ने पर आपको पता चलेगा। ये आज़ादी के पहले के समय की जो विषय वस्तु को लेकर के कहानी लिखी गई थी, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने ये कहानी लिखी है, महाराष्ट्र की जीवन शैली पर लिखित ये कहानी है। और अंतिम 5वां पाठ है मैं क्यों लिखता हूँ, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का निबंध है जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रत्येक अनुभव अनुभूति नहीं बनता है, और जो अनुभव अनुभूति बन जाता है उससे रचना में वो भाव आ जाता है जो वास्तव में एक लेखक एक कवि चाहता है। इस प्रकार का निबंध जिसमें हिरोशिमा की घटना, एक पत्थर पर मानव कृति का जो चित्र था वो देख करके कवि के मन में जो मनोभाव पैदा हुए, जो अनुभव अनुभूति में बदला, उसका वर्णन है। इस प्रकार ये कक्षा 10 में क्षितिज और कृतिका जो आपके पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें संकलित रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में सामान्य हमने जानने की कोशिश की है। इस पाठ्यक्रम को सत्र 2021-22 से हम जो है विधिवत एक एक चैप्टर से पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। सप्रसंग व्याख्या के सहित हम इसकी शुरुआत करेंगे, तो आप तैयार रहिए पहले पार्ट के पहले वीडियो के लिए, जो अपने भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं
सूरदास जिसने वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक लिया, कृष्ण भक्ति कृष्ण रस में डूबे हुए ऐसे कवि इनकी जो है, जो इनके पद हैं सूर सागर के, वो हम जो है लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।